हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल शिवरे, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज इंदौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको विदित है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे और हम लोगों ने कोशिश की थी कि आपके जो प्रश्न होते हैं प्रीलिम्स से संबंधित, वो एक एक प्रश्न का उत्तर दें, है ना। चूँकि बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं और एक एक बच्चे तक अपनी बात सीधे पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए हम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप सब वीडियो के माध्यम से जान पाओ। और चूँकि ये वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है और आप सब लोग हमारे चैनल को फॉलो करते ही हैं, नहीं करते हो तो करिएगा। तो वहाँ आपके जो कमेंट आते हैं उससे भी हम मोटिवेट भी होते हैं और हमें एक डायरेक्शन भी मिलता है कि हमें आपके लिए क्या और नया करना है। जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप तक पहुंचा दिया है और आप लोगों ने बड़ा प्रेम भी दिया और कमेंट में भरमार है इस बात की कि सेकंड वीडियो लाइए, और हम समय के अभाव के चलते थोड़े लेट हो गए। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कुछ ही समय में आप तक पहुँच जाएगी। पिछले वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हमने बात की थी कि हमें कैसे तैयारियों की शुरुआत करनी है, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, और हमने 10 क्वेश्चन लिए थे। चूँकि वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके जो सवाल होंगे, संभावित सवाल होंगे, उनको कम से कम 2 पार्ट में बनाएं। आप लोगों ने कुछ लाइव सेशन जो है उसके माध्यम से भी हमको सलाह दी थी, हम उसकी बात भी करेंगे, वो क्वेश्चंस भी लेंगे कि जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि 1 या 2 नंबर से प्रीलिम्स रुक रहा है तो हम क्या करें, मैं उसकी बात भी करूंगा। और मूलतः हमें सोर्स, कंटेंट, रिवीजन, फोकस एरिया, इन सब की बात करनी है। तो देर नहीं करेंगे, कोशिश रहेगी हमारी कि आपके सवालों का यथार्थ रूप से उत्तर दे सकें, जिससे आप बिना भटके अपनी परीक्षा, अपनी तैयारी सही दिशा में ले जा सको और प्रारंभिक परीक्षा को अच्छे अंकों से प्राप्त उत्तीर्ण कर सको, ताकि मेंस में हम फिर मिलें एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तो पहले हम थोड़ी सी टाइटल की बात कर लें, फिर हम बातचीत तो लंबे समय तक आपसे करने ही वाले हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 स्ट्रेटजी, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपने देखा ही होगा। क्या क्या बिंदु थे शॉर्ट में आपको बता दें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, पार्ट 1 जो आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, आपने उसे देखा भी। उसमें हमने वेयर टू स्टार्ट, कहां से शुरुआत करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, प्री और मेंस को साथ में कैसे लेके चलें, क्योंकि प्री और मेंस अलग अलग जैसी कोई चीज होती नहीं है। रोल ऑफ टेस्ट सीरीज, मतलब आप कितनी भूमिका है टेस्ट सीरीज की, मैंने आपको ये भी बताया था, और ये भी बताया था कि टेस्ट को मैनेज कैसे करना है, वो क्वेश्चंस को हमको इकट्ठा कैसे करना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, इनका भी बड़ा रोल होता है, इनकी भी हमने चर्चा की थी। ये तो हमारा फर्स्ट वाला जो सेगमेंट था वो आप तक पहुंच गया है। आज की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सबके सवाल, आपके सबके जो क्वेरीज थी इसी संदर्भ में थी। पार्ट सेकंड की हमने शुरुआत ही आपके क्वेश्चन से की है कि हमारे पास सोर्स और कंटेंट क्या रहे। इनकी एक एक करके मैं आपको यथार्थवादी उत्तर दूंगा और ये बताने का प्रयास भी करूंगा कि जो कंटेंट हम बता रहे हैं, सोर्स हम बता रहे हैं, वो क्यों आपके लिए ज़रूरी है और वो क्यों आवश्यक है और वो कितना बेनिफिशियरी आपके लिए होगा। फोकस्ड एरिया, पूरा रोल इसी का है। पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कैसे लगातार एग्जाम निकाले, फोकस्ड हमारा किन क्षेत्रों पर ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा रिवीजन कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरी तैयारी में, और हम कौन कौन सी मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे मिस्टेक होती है, क्यों बच्चों के 79 नंबर आते हैं, कट ऑफ 80 चला जाता है, कितना दुख होता होगा कि 1 नंबर से उभार हो गए, उसके पीछे जो मनोविज्ञान है उसको भी समझेंगे। और स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि परीक्षा का प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, इसे कैसे मैनेज करें। जो इसे मैनेज कर गया उसकी आधी तैयारी, आधी लड़ाई तो वो वैसे ही जीत जाता है ना। तो बहुत समय नहीं लेंगे आपका, सीधे मुद्दे पर आएंगे, बीच बीच में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो बताते जाएंगे, है ना। चलिए शुरू करें वीडियो को। देखिए, ये प्रश्नों के तो उत्तर हो चुके थे। आज का जो पहला यक्ष प्रश्न है, सोर्स और कंटेंट। हम 5G के जमाने में हैं, सोशल मीडिया के जमाने में है, जहां सोर्स और कंटेंट की कोई कमी तो नहीं है।
हर प्लेटफॉर्म पर, हर चैनल पर आपको तमाम सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारी गलत है, गलत नहीं है, लेकिन सारी की सारी एकदम सही है हम ये भी नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति की अपनी राय होती है। किसी पीडीएफ में, किसी छोटे शॉर्ट नोट्स में आपको व्यापक दृष्टिकोण से सोचना होगा, तब जाकर ये परीक्षा पास होगी। क्योंकि आप अंततः बनेंगे एक अधिकारी, आपको निर्णय लेने होंगे, तो आपका ज्ञान का स्तर, सोचने का स्तर, दूरदर्शिता वो भी व्यापक होनी चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो आपके अधीन होकर काम करेगा, जो आपके आदेशों का पालन करेगा। वनडे एग्जाम में इसमें ऐसा ही होता है कि सिर्फ आपको किताब पढ़नी होती है और कुछ नंबर लाने होते हैं, और बाकी फिर आप जीवन भर वही अपने काम पर करोगे, लेकिन आपका काम बड़ा विविधतापूर्ण है। इसलिए मैं सोर्स और कंटेंट बड़े सोच समझ के लाया हूं, ताकि आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोच सको। अब देखिए, जब हम सोर्स और कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इसे कुछ भागों में बांट दूं तो आपके लिए भी थोड़ा क्या होगा, आसान हो जाएगा। जैसे एक तो मैं बताऊंगा बुक लिस्ट, कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। हमने भी पढ़ी, हमें फायदा भी हुआ, अंततः सिलेक्शन भी मिला इस पीएससी से। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ी, है ना। तो बुक लिस्ट की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे नोट्स की, कि हमें कौन कौन से नोट्स फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए हमारे पास कौन से सोर्स होने चाहिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्पेशली मध्य प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के। इन चार सेगमेंट में मैं एक एक करके आपको सारी बात बताने वाला हूं, है ना। सबसे लाइट, सबसे ठीक यही वाला है, आपको स्पष्ट दिखेगा। अब देखिए, मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बोलता हूं कि मैं इस तैयारी को कभी इमोशंस से नहीं जोड़ता। इमोशंस का जीवन में रोल हो सकता है, तैयारी में रोल नहीं हो सकता, कि हम किसी किताब को पढ़ के और अपनी परीक्षा देने चले जाएं। हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेगी। मैंने बुक लिस्ट लिखा है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड बुक। नोट्स तो किसी संस्था के होंगे, हमारी संस्था के भी होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बुक लिस्ट की। और वो जो बुक है, किताबें हैं, वो हाँ निश्चित तौर पर थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन बात यह है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मैनेज करती हैं वो किताबें, आपके सोचने का दायरा बढ़ाती हैं। और पीएससी भी अब जो क्वेश्चन पूछता है, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखिए, वो ना लूसेंट में मिलेंगे, ना नॉर्मली किसी सामान्य नोट्स में मिलेंगे। उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं। 80-85 ऐसे कट ऑफ जा रहे हैं, तो एक एक नंबर की लड़ाई है, इसलिए किताबें अच्छी पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो मैं सारी बुक्स के आपको नाम बता रहा हूँ। आप संभव हो तो आप उन्हें परचेज कीजिए, किसी दोस्त के पास हो उनसे पढ़िए, 2 से 3 लोग हो तो मिलकर ले लीजिए, क्योंकि काम तो आएंगे ही। हाँ, एक इसमें पॉइंट और जोड़ दूं, मुझे अभी याद आ गया मुझे। उसमें हम ऑब्जेक्टिव कहाँ से सॉल्व करें, एक ये भी अच्छा प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट के नाम लिख दे रहा हूं, जैसे कि यहां लिख रहा हूं, आपको स्पष्ट दिखाई दे। जैसे मध्य प्रदेश, एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। दूसरा फिर हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम किसी एक किताब से कवर नहीं कर सकते, ना ही उन यूनिट के कोई नाम है, इसलिए मैं उसी तरीके से लिखूंगा। जैसे यूनिट नंबर हमारी हम क्या बोलते हैं, रिवर्स से चलते हैं ताकि याद रहे हमको सारी चीजें। यूनिट नंबर 10 हो जाएगी कमीशन वाली। यूनिट नंबर 9 हो जाएगी जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना होता है ना। यूनिट 8 की बात बाद में करेंगे करंट अफेयर वाले सेगमेंट में। यूनिट 7 हो जाएगी, है ना। बाकी जो शुरू की 6 यूनिट हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी, इकोनॉमिक्स,
इन सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, उसमें 50% वेटेज तो केवल एमपी का है। आप सब लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे कि हमारे एमपीपीएससी ने जो न्यू सिलेबस डिजाइन किया है उसे यूनिट वाइज कर दिया है, और यूनिट वाइज मतलब हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। इस लिहाज से एमपी का वेटेज बढ़ जाता है। 3 यूनिट में एमपी है तो 30 नंबर, और उससे ज़्यादा भी कभी कभी, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जुड़ जाते हैं, एमपी आता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें एमपी कहां से पढ़ना चाहिए, मैं यहां बुक्स की बात कर रहा हूं, नोट्स की बात मैं अपने दूसरे वाले खंड में करूंगा, क्योंकि बुक्स और नोट्स दोनों जरूरी है। उनसे निकलकर आपके शॉर्ट नोट्स निकलेंगे जिनको आप बार बार रिवीजन करेंगे, जिसकी हम आज बात भी करेंगे रिवीजन वाले खंड में। अगर मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, जहां से लगभग 1/3 पेपर आता है, 1/3 33 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, 100 में से 1/3 हो गया, और 1/3 आपको परीक्षा में पास कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन 1/3 क्वेश्चन में से लगभग जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके 98% क्वेश्चन सरल होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एमपी के क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते। बस बात यह है कि किसने उनको कितना कवर कर पाया है, कवर करने की लड़ाई है। क्वेश्चन ऐसे कठिन होते नहीं हैं। अधिकतर क्वेश्चन हम बिना किताब के भी जानते हैं, जो हमने एमपी के हैं, हम कई जिलों के बारे में, कई टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानते हैं, उससे भी लॉजिकल आंसर आ जाते हैं। तो एमपी के लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो एक किताब आती है मध्य प्रदेश ज्ञान। मध्य प्रदेश ज्ञान को पब्लिश करती है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। पहले मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती थी, अब मार्केट में वो नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश ज्ञान सभी दुकानों पर तो नहीं, लेकिन कुछ दुकानों पर, नहीं तो कुछ पुराने जो लोग हैं उनके पास मिल जाएगी। डेटा का इशू एमपी की हर किताब में है, तो डेटा तो हमें इकोनॉमिक सर्वे से मैनेज करने पड़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की बात भी हम करंट अफेयर वाले खंड में करेंगे, सरकार की साइट वाले, सोशल मीडिया साइट सरकार की, उनकी बात करेंगे, है ना। लेकिन एमपी के लिए मध्य प्रदेश ज्ञान जरूर पढ़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, जो मध्य प्रदेश सरकार का ही एक अभिकरण है, वो इसको प्रकाशित करता है। तो सीधी सी बात है, पेपर बनाने वाला और उसे मैनेज करने वाला ऐसे सोर्स को जरूर रखता है। तो मध्य प्रदेश ज्ञान एक हो जाएगी। दूसरा मुझे लगता है एक किताब आती है सिद्दीकी की, पब्लिकेशन है उपकार, है ना। ये 2 किताबें सिद्दीकी, राइटर है सिद्दीकी, पब्लिकेशन है उपकार, और मध्य प्रदेश ज्ञान, इन दोनों को, और जो नोट्स की हम बात करेंगे उनसे मिलाकर, क्योंकि नोट्स में रियासतें मिल जाएंगी, इनमें रियासतें सीधे तौर पर नहीं मिलती, वो तो अभी नोट्स में ही अवेलेबल हैं। इनको मिलाकर आपके एक नोट्स बन जाएंगे प्रॉपर, जिनको आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपके प्रीलिम्स में एमपी के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश ज्ञान एक, और उपकार की जो सिद्दीकी की उपकार है, वो दो किताबों से आप बढ़िया कर सकते हो, है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो आपको पता है हिस्ट्री के 3 सेगमेंट हैं, एक एंशिएंट यानी प्राचीन हिस्ट्री, एक है मिडेवल, और एक है अपनी मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अधिकतर लोग इसे लूसेंट से कवर करते हैं, मैं पहले लिख दे रहा हूं, आप लूसेंट का लूसेंट का उपयोग कर सकते हो, लेकिन सिर्फ लूसेंट पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि लूसेंट से 60-70 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन 60-70 क्वेश्चन में एग्जाम निकल नहीं रहा है। मतलब परसेंट वाइज कहें तो जितना जीएस से आया है उसका 60-70% लूसेंट से आता है। लूसेंट क्या, कोई भी किताब हो लूसेंट जैसी, एक सिंगल किताब बना दी, ओरियंट हो सकती है, कोई भी हो सकती है, सबसे 60-70% तो आता ही है, लेकिन हमको 80 से 85% चाहिए, इसलिए मॉडर्न बुक तो पढ़नी है। तो लूसेंट से भी आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा ताकि आप मेंस में भी अच्छा कर पाओ, एंशिएंट या जो प्राचीन भारत है, प्राचीन इतिहास है, और जो मध्यकालीन भारत है, इसके लिए किताबें आती हैं एस के पांडे की, बहुत डिटेल में है, लेकिन हमको पढ़कर उनसे नोट्स बनाने हैं, ऐसे नोट्स जो प्री प्लस मेंस दोनों फॉर्म में हो। इसको आप पढ़ोगे तो फैक्ट तो एक भी छूटने वाला नहीं है, इतने गहराई से बनाया गया है। दूसरा इसमें क्या है कि मूल्यांकन किया गया है, जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हो, उसकी बाजार नीति के बारे में पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स में क्या क्या आ सकता है, वो सारी चीजें तो होंगी पढ़ने के बाद मिलेंगी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन भी किया होगा, तो एक 4-5 पॉइंट मूल्यांकन के निकाल लीजिए, 5 मार्कर में आए। अब 11 नंबर में तो एक ही क्वेश्चन आता है 1 यूनिट से, तो हम ये नहीं कहेंगे कहां से आ जाएगा, लेकिन 3 मार्कर 5 मार्कर आराम से कवर हो जाएंगे। और व्यापक दृष्टिकोण से आप जब सोचोगे तो उन्हीं पॉइंट से आप 11 नंबर भी लिख लोगे, वो पूरा आपके आंसर राइटिंग के ऊपर है। एस के पांडे मैंने प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए पढ़ी,
मुझे प्रीलिम्स मेंस दोनों में इसका फायदा हुआ। और हिस्ट्री जो एक विषय जो मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, फिर भी मैं उसमें कंफर्टेबल हूं, क्योंकि मैंने पढ़ते समय उस किताब को गहराई से देखा, नोट्स बनाए, तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो गई। जबकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके लिए भी बहुत सारी किताबें आती हैं, बिपिन चंद्रा आती है, तमाम आती हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बढ़िया मुझे परीक्षा वाणी लगी। मैं परीक्षा वाणी पे ज्यादा भरोसा करता हूं अगर मैं स्टेट पीएससी और एमपी पीएससी की बात कर रहा हूं। क्योंकि आप जानते हो, परीक्षा वाणी इलाहाबाद प्रकाशन की किताब है। इलाहाबाद प्रकाशन या बौद्धिक प्रकाशन अपने आप में नाम है, क्योंकि इन्हीं प्रकाशन की आती है घटना चक्र। और ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने प्रीलिम्स निकाला हो, घटना चक्र ना लगाई हो, वो अपवाद के तौर पर ही होगा। सभी घटना चक्र पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें त्रुटि नहीं होती और उसमें विश्लेषण बहुत अच्छा होता है। तो घटना चक्र जिस प्रकाशन की है, उसी की है परीक्षा वाणी। और परीक्षा वाणी की एक बड़ी लिस्ट मैं आपको बताने वाला भी हूं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा वाणी से कवर कर लिया, क्योंकि हर बार एक ना एक नारा या स्टेटमेंट ऐसा आता है जो उस बुक के अलावा मुझे बड़े आसानी से कहीं और नहीं मिला। तो एस.के. पांडे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उससे लूसेंट को भी पढ़ना है, और साथ में जो मॉडर्न हमारा हिस्ट्री है, उसके लिए परीक्षा वाणी सफिशिएंट है। उसको पढ़ लोगे, उसमें पीछे क्वेश्चंस भी हैं, तो आपका प्री और मेंस दोनों में ये कवर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, तो ज्योग्राफी के दो सेगमेंट हैं। ज्योग्राफी का एक सेगमेंट है भारत का भूगोल, और एक है विश्व का भूगोल। एक है विश्व का भूगोल, है ना। उम्मीद है आप ठीक से देख पा रहे होंगे। भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल, यानी कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, तो कई सारी किताबें मार्केट में है। महेश बर्णवालवी है, और भी तमाम किताबें हैं। खुल्लर भी है, लेकिन वो तो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए है। इसके अलावा माजिद हुसैन भी एक किताब है। लेकिन अगर हम एमपीपीएससी के प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो परीक्षा वाणी की जो किताब आती हैं, दोनों अलग अलग आती हैं, वो इसको पूरा कवर कर देगी। परीक्षा वाणी पढ़ने का एक फायदा ये होगा कि आपको लूसेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लूसेंट अपने आप में एक चुनौती होती है, क्योंकि लगता है क्वेश्चन आते हैं, पूरा पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट भी हैं। तो परीक्षा वाणी इस प्रकार से बनाई गई है कि वो सारे फैक्ट कवर करती है, और मेंस में जितना हमको चाहिए 5 मार्कर 11 मार्कर, उतना वो आपको मूल्यांकन विश्लेषण करके भी देती है। तो मेरे हिसाब से भारत और विश्व के भूगोल के लिए, मैं एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, एमपी का पूरा कवर मध्य प्रदेश ज्ञान और उपकार की जो सिद्दीकी साहब ने किताब निकाली है, उससे हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ कमी होती है, तो वो हम नोट्स से पूरा करेंगे, और नोट्स की बात हम अगले वाले सेगमेंट में करेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहे हैं ना। तो एमपी के लिए 2 बुक और 3 बुक हो गई हमारी हिस्ट्री के लिए, और कह सकते हैं जो भूगोल है उसके लिए परीक्षा वाणी की किताबें हो गई। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, भूगोल की बात हो गई। अब बात करें हम अगले सब्जेक्ट की, पॉलिटी की। पॉलिटी चूंकि मैं पढ़ाता भी हूं, और पॉलिटी मैंने पढ़ी भी, पॉलिटिकल साइंस से मैंने नेट जेआरएफ भी क्लियर किया, और पॉलिटी के लिए कई किताबें हैं। जैसे बाकी सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए बहुत सोर्स है, पॉलिटी का भी है, लेकिन मैंने प्रीलिम्स स्पेशली प्रीलिम्स और कुछ हद तक मेंस के लिए परीक्षा वाणी को सफिशिएंट माना। सिलेबस चेंज हो गया है, तो बहुत सारी मेंस में ऐसी चीजें हैं जो प्रीलिम्स में पढ़नी भी नहीं है, वो सीधे मेंस में ही पढ़नी है हमको। और वो कोई दुनिया की एक किताब कंप्लीट करा भी नहीं सकती, वो तो नोट्स से ही कंप्लीट होगा, क्योंकि पहली यूनिट में कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी वाली में जाति धर्म जैसे मुद्दे हैं, वो नॉर्मली किताबों में नहीं मिलते। तीसरे में आप कह सकते हो एनजीओ सीवीओस हैं, और पॉलिटिकल साइंस के दूसरे टॉपिक हैं, जैसे कि निर्णय प्रक्रिया जन भागीदारी वगैरह, उसमें इंटरनेट का यूज भी करना पड़ता है। फोर्थ में थिंकर हैं, और फिफ्थ में पबेड है। तो इनकी अलग अलग किताबें आती हैं। पॉलिटी की मैं बिल्कुल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, और जो आपकी पॉलिटी की पहली यूनिट पूरी कवर करा देती है, वो है परीक्षा वाणी। तो पॉलिटी के लिए भी आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो। आप इसे देखिए, आप इस बुक को खरीदोगे तो आप इसकी क्वालिटी देखकर ही समझ जाओगे कि इसमें ऐसी कोई चीज छूटी नहीं गई है। यहां तक कि 2020 में फ्रैंकन एंथोनी से क्वेश्चन आया था,
मुझे बड़ी खुशी है कि वो परीक्षा वाणी से आया जो किताब मैं पढ़ता हूं, और मुझे उस समय और ट्रस्ट बढ़ा कि और किसी किताबों में इसका उल्लेख नहीं है। परीक्षा वाणी के दूसरे या तीसरे, जो संविधान सभा के दूसरे या तीसरे पेज पर ही उसका पूरा उल्लेख था, इसलिए वो क्वेश्चन सही भी हुआ। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के लिए प्रीलिम्स में कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना उसका वेटेज भी नहीं है, इसलिए मैं सलाह दूंगा इसे दो जगह से कवर कीजिए। एक तो लूसेंट से सफिशिएंट है, और दूसरा MGICS के नोट्स। मैं नोट्स में बात कर भी दूंगा। MGICS ने अपने सार गर्भित नोट्स बनाए सब विषय के, जिनकी हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स में वो सफिशिएंट है, इसके अलावा थोड़े सा आप लूसेंट पढ़ लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट थे, इन सब्जेक्टों को तो आपको कवर करना ही करना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो अलग अलग यूनिट दे रखी हैं, जैसे कि आप यूनिट नंबर 10 की बात कर सकते हैं, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 7। अब देखिए ये यूनिट इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि आप कह सकते हो कि एक जगह से तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि इन यूनिट्स के कोई नाम नहीं है, इनमें अलग अलग चीज जोड़ी गई है। जैसे यूनिट नंबर 10 में तो कमीशन है, सारे कमीशन इस जगह किसी किताब में मिलने वाले हैं नहीं। यूनिट नंबर 9 में सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, IT भी है, रोबोटिक्स भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ये एक जगह कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए मैं इनके संदर्भ में आपको स्पष्ट चीजें बताऊं। जैसे यूनिट नंबर 10 की बात हो रही है, यूनिट नंबर 10 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको MGICS के जो नए अपडेटेड नोट्स हैं उनसे पढ़ लेना है। जो तमाम प्रकार के अलग अलग किताबों में आयोग दिए हैं, हमने उन्हें मर्ज करके PSC की अप्रोच के अनुसार शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो आपको हमारी संस्था से मिल जाएंगे, और इन नोट्स के द्वारा आप यूनिट नंबर 10 पूरी कर सकते हो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने लगभग सारे वीडियो लाइव सेशन में आपको सारे क्वेश्चन बताई दिए हैं। तो उस में यूनिट 10 के लिए जो हमने नोट्स बनाए हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो, और जिसमें कंटेंट है, आपका यूनिट 10 का पूरी समस्या खत्म कर देगा। तो ये आपको इसके लिए किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी कोई किताब आती जो सारा कवर करा दे। मार्केट में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग प्रकाशन के नोट्स हैं, और हमने अपने स्तर पर अपने नोट्स को इस लेवल पर लाया है कि उससे प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर यूनिट नंबर 9 की बात करें, तो यूनिट नंबर 9 बहुत हल्की नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यूनिट नंबर 9 की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यूनिट नंबर 9 में आपको क्या करना है। देखो यूनिट नंबर 9 के लिए दो अच्छी किताबें हैं, हालांकि उसमें 100% कवर नहीं होगा, लेकिन मेंस का बहुत कुछ कवर हो जाएगा और प्रीलिम्स की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। दोनों ही किताब टाटा मैकग्रा हिल्स की हैं, टाटा मैकग्रा हिल्स की दोनों किताबें। एक का नाम है सीलवंत सिंह और एक का नाम है रवि अग्रहरि। सीलवंत सिंह और रवि अग्रहरि दो किताबें, दोनों ही बड़ी जटिल है, मैं आपको पहले ही कहूंगा। मतलब बहुत आसान नहीं है, लेकिन PSC अपने आप में भी आसान नहीं है। जितना कट ऑफ जा रहा है और प्रीलिम्स निकालने के बाद जैसे मेंस है और आगे के स्टेजेस हैं, तो चीज़ें आपको व्यापक तौर पर पढ़नी ही है। तो जो जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उन टॉपिक्स को इन किताबों में ढूंढकर शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इतनी मेहनत से बचना चाहते हो, इन किताबों को हमने भी पढ़ा, इनके आधार पर हमने और तमाम सोर्सेज से नोट्स तैयार किए, तो आप क्या कर सकते हैं, MGICS के जो नोट्स हैं प्रीलिम्स यूनिट नंबर 9 के, वो ले सकते हैं, और उसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो यूनिट नंबर 9 में आती हैं, अपडेटेड हैं। उसमें हमने PSC के सारे क्वेश्चंस और करंट की जो चीज़ें हो सकती थी वो सब जोड़ी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, IT एक्ट के संशोधन हो, या दूसरी वो चीज़ें जो आपके सिलेबस में आपसे मांगी गई हैं। तो MGICS नोट्स प्लस टाटा मैकग्रा हिल्स की ये दो किताबों आप पढ़ते हो, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आपको ये बहुत बेनिफिशियरी होंगे, बहुत फायदेमंद होंगे, है ना। इनके अलावा एक बचती यूनिट नंबर 7। अगर यूनिट नंबर 7 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 7 में आपको खाद्य प्रसंस्करण भी पढ़ना है, आपको आपदाएं भी पढ़नी है, इसमें आपको विज्ञान के सिद्धांत भी पढ़ने हैं, मानव शरीर संरचना भी पढ़नी है,
और जैव विविधता, पर्यावरण, जैविक कृषि, ये सारी चीजें हैं। यानी कई सारे अलग अलग विषयों के विज्ञान से जुड़ी हुई चीजों को एक जगह यूनिट नंबर 7 में डाल दिया। मजेदार यूनिट तो है, सीखने बहुत मिलता है, पेपर 3 में, मेंस में बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन सवाल ये आता है किससे पढ़ें, क्योंकि कोई किताब तो एक ऐसी दुनिया में नहीं होगी जो पूरी यूनिट नंबर 7 कवर कर दे। 9 को फिर भी 50% तक ये दोनों किताबें कवर कर देती हैं। इसलिए यूनिट नंबर 7 के लिए भी आप MGICS के नोट्स फॉलो कर सकते हैं। तो MGICS के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको बताया कि हमने MPPSC के परिप्रेक्ष्य में ही बनाए हैं और उनमें बहुत सारे अपडेशन भी किए हैं। तो यूनिट नंबर 7 के लिए हमारे संस्था के नोट्स सफिशिएंट हैं। यूनिट नंबर 9 के लिए हमारे संस्था के नोट्स और 2 किताबों के नाम मैंने बताए। यूनिट नंबर 10 के लिए मैंने आपसे कहा कि जो हमारी MGICS के नोट्स हैं वो सफिशिएंट होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी और एक प्रकाशन के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये किताब और हमारे संस्था के नोट्स आपके लिए सफिशिएंट हैं, आपको मिसगाइड होने से बचाएंगे और जितना जरूरत है वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो यूनिट नंबर 10, 9, 7 और बाकी जो सब्जेक्ट हैं इनके बारे में मैंने बात की और बहुत सोच समझ के और बहुत विचार करके मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि समय कम है और आपके ऊपर बर्डन ऑलरेडी है और आपके ऊपर ये दबाव भी है कि हम कैसे मैनेज करें चीज़ों को। तो देखो, तरीका यही है कि आपके पास अगर सारा कंटेंट है तो आप अपने खुद के शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, वो आपको इस प्रीलिम्स के अलावा अगले बार भी काम आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस बार ही सिलेक्ट ना हो, आप तो इस बार में ही सिलेक्ट हो, टॉप करो, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक PSC का वेट नहीं कर सकते। रिजल्ट जब तक आएगा तब तक अगला प्रीलिम्स भी आ जाएगा। तो दूरदर्शिता रखिए कि इस बार की चीज अगली बार भी काम आए, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास एक बैकअप प्लान भी रहता है कि रिजल्ट जैसा भी आए हम एक परीक्षा और क्लियर करके मेंस लिख लें। इन किताबों को पढ़कर आपकी समझ बनेगी, आपकी अप्रोच क्लियर होंगे और आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो वो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर काम आएंगे। तो मैंने अभी 8th यूनिट की बात नहीं की है, मैंने बात की है 1 से लेकर 10 तक की यूनिट, 10 तक यूनिट, जो इसमें 8th यूनिट नहीं है। इसमें अलग अलग किताबों के नाम बताए, लेकिन मैं इसके साथ ही कहूंगा कि SK पांडे हो या परीक्षा वाणी हो, इन सब किताबों से पढ़ के आपको नोट्स तो बनाने ही है। और कोई जॉब में है या जिसके पास समय की कमी है, वर्किंग है, हाउस वाइफ है और उनके पास किताबें पढ़ने का इतना समय नहीं है, मजबूरी है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि हमने इन किताबों के माध्यम से ही अपने नोट्स को अपडेट किया है, सारी स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से ही। ये सारे नोट्स प्रीलिम्स के आपको हमारी संस्था से मिल सकते हैं, आप वहां पर बात कर सकते हो, वहां विजिट कर सकते हो, है ना। और जिसके पास समय है खूब, जो किताबों पढ़ने में रुचि भी रखता है और नोट्स बनाने जिसकी हॉबी भी है, इंटरेस्ट वाला पार्ट भी है, वो इन किताबों को जरूर देखे, भले ही बुक स्टोर पर जाकर देखे, कुछ पन्ने पलट के। अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरे सभी सवालों के जवाब दे सकती हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर कर सकती हैं, तो आप उनसे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो ये तो हो गया बुक वाला फंडा और नोट्स वाला कि आपको MGICS के नोट्स और बाकी जो बुक स्क्रीन पर दिख रही हैं वो सफिशिएंट होगी। अब बात आती है किसकी, करंट अफेयर की। करंट अफेयर की बात करेंगे हम लोग। देखिए, साफ कर लिया है ताकि आपको चीज साफ दिखें, वो सब तो चीजें आपके पास वीडियो में ऑलरेडी आई गई होंगी, है ना। अगला जो पॉइंट था हमारा सोर्स कंटेंट में, वो है करंट अफेयर। प्रीलिम्स में करंट अफेयर का बहुत रोल है और अब तो मेंस में भी बढ़ते जा रहा है। पेपर 3 में लगातार 3 मार्कर में, 5 मार्कर में कुछ करंट के क्वेश्चन आए, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम और दूसरे ऐसे क्वेश्चन, है ना। लेकिन प्रीलिम्स में 10 से 15 क्वेश्चन MP, भारत और विश्व के जो चर्चित मुद्दे होते हैं, हालिया घटना होती है, उनसे आते ही हैं। इसलिए करंट अफेयर्स को फोकस किए बिना परीक्षा को पास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 15% तक अगर एक जगह से आ रहा है तो ये बड़ा हमारे लिए स्कोप बन जाता है ना। अब देखिए, करंट अफेयर के लिए आपको मैं 4 चीजें बता रहा हूं। एक तो MP हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय।
राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, दूसरा एमपी, तीसरा कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम नजर रखें जो सरकार के हैं, जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा न्यूज़पेपर, सबका रोल है। एमपीपीएससी कलेक्टिव अप्रोच पर काम करती है, एक एक जगह से एक एक नंबर लाना पड़ता है जब जाकर प्रीलिम्स निकलता है। तो अगर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम करंट अफेयर कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें। कहां से तो बात करेंगे ही, कितना पढ़ें। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमें एक साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। जैसे 17 दिसंबर को पेपर है, तो मैं आइडियली कहूं तो 1 जनवरी 2023 से लेकर हमें क्या बोलते हैं 30 नवंबर तक तो का करंट अफेयर कवर करना चाहिए, क्योंकि बाकी 15-17 दिन तो पेपर बनने में और छपने में निकल जाते हैं, तो उस समय घटनाएं कवर नहीं हो पाती। हम 11 महीने का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, जनवरी से लेकर नवंबर तक का। हाँ, पिछले 4-5 सालों में बड़ी बड़ी कुछ घटनाएं घटी हो, आपको खुद सोचनी है। जैसे मैं सोचता हूं बैठ के कि कोविड से क्वेश्चन आ सकता है, तो कोविड से क्वेश्चन तैयार कर लूं। मुझे लगता है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगले साल फिर चुनाव है। या मुझे लगता है कि कोई बड़ी आतंकवादी घटना घट गई हो, या फिर रूस यूक्रेन वॉर हो। ऐसे 20-25 टॉपिक मुझे सोचने पड़ेंगे जो पिछले 4-5 सालों में घटित हुए हैं। पीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनको तैयार कर सकते हैं। ऐसे 15-20 टॉपिक और तैयार हो सकते हैं। बाकी पिछले 11 महीने का पूरा करंट तो कवर करना ही है। अब जब बात आती है किसकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स की, तो याद रखिएगा, एक तो स्पीडी 1 साल की हमको पढ़नी है। ये पूरी फैक्चुअल होती है, इसको रटना होता है, पढ़ना क्या होता है, क्योंकि करंट अफेयर दोबारा काम भी नहीं आता। और करंट अफेयर को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि करंट की चीज ना तो पहले सुनी होती है ना आगे सुननी होती है, तो बार बार रिवीजन करना होता है। स्पीडी आपको 1 साल की कवर कर लेनी है। और स्पीडी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाएं कवर होती हैं ना। और स्पीडी एक कह सकते हैं प्रमाणिक किताब भी है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में इसका रोल है। रेलवे से लेकर वनडे एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, और प्रीलिम्स हमारा वनडे एग्जाम है। दूसरा, प्रतियोगिता दर्पण। मैं क्रॉनिकल की सलाह इसलिए नहीं दूंगा, समय की कमी है, वरना मैं व्यक्तिगत तौर पर क्रॉनिकल पढ़ता था। लेकिन वो जब आप 1 साल से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जो 1 साल से पढ़ रहा है क्रॉनिकल से, उसके तो मुझे लगता है किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन 1 साल वाली प्रतियोगिता दर्पण अगर आप ले लो, पीडी आप ले लो, और स्पीडी, इससे सीधे सीधे जो टेबल बनी हुई है, चाहे वो सूचकांक की हो, युद्ध अभ्यासों की हो, समितियां जो बनी हो, नियुक्तियां जो हुई हो, ऐसी 50 चीजें आपको मिलेंगी। इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। प्रतियोगिता दर्पण इससे थोड़ी आगे है, वो उन घटनाओं को भी कवर करती है जहां से कभी कभी सीधा फैक्ट नहीं निकल पाता है ना। जैसे आरबीआई का कोई बड़ा घटनाक्रम हो, भारत सरकार का कोई बड़ा निर्णय हो, कोई विधेयक हो, कोई संविधान संशोधन हो, उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में कवर करता है पीडी। तो इस जनवरी से लेकर नवंबर तक की पीडी 1 ईयर की आपको मिल जाएगी मार्केट में। इसको आप 4 भागों में बांटकर पढ़ लीजिए, एक राजनीतिक, एक आर्थिक, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटनाएं, और एक आप बोल सकते हो अन्य घटनाएं मिसलेनियस टाइप की। अपनी कॉपियों को 4 भागों में बांट के आप इसमें से फैक्ट निकाल सकते हो। मतलब पढ़ते जाइए, फैक्ट निकालते जाइए। एक तरफ इकोनॉमिक्स के पूरे डेटा, चाहे वो विदेशी व्यापार के हों, चाहे वो बजट के हों, चाहे वो सर्वेक्षण के हों, वगैरह वगैरह के। तो प्रतियोगिता दर्पण 11 महीने की, राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और मिसलेनियस, मतलब बाकी चीजों को जोड़ दिए जाए और स्पीडी से पूरे फैक्ट कवर कर लिए जाए, तो करंट अफेयर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन ये दोनों ही सोर्स एमपी को कवर नहीं करते, और एमपी को कवर करने वाली इस समय सबसे विश्वसनीय कोई मैगजीन है तो वो है एग्जामपीडिया। एग्जामपीडिया मध्य प्रदेश का ही प्रकाशन है, और हमारे मित्र ही हैं श्री साहिल कुरैशी जी, वो इसके संपादक भी हैं, लिखते भी हैं, और खुद परीक्षा में बहुत समय से हैं और कई एग्जाम उन्होंने निकाले हैं। तो उनकी अपनी अप्रोच है। लास्ट टाइम भी अगर आप पिछले 2-3 साल से पेपर देखोगे, जो एमपी के क्वेश्चन आए करंट के, वो उनकी किताब के शायद दूसरे, तीसरे या चौथे पन्ने से ही आ गए। चाहे वो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग वाला क्वेश्चन हो, या
एक हाँ, विमुक्त घुमक्कड़ जनजातीय दिवस, ये क्वेश्चन शायद कहीं और नहीं होगा जो एग्जाम पीडिया में था। ऐसे एक एक क्वेश्चन अगर कहीं से कवर होते हैं तो वो सोर्स विश्वसनीय भी है और बेहतर भी है। तो एमपी के लिए एग्जाम पीडिया साल भर की आ भी चुकी है, बहुत सफिशियंट है, और अभी नया वर्जन आने वाला है उसका, नवंबर में आ जाएगा, जब तक आप ये वाला कवर कर सकते हो। तो स्पीडी, पीडी और एग्जाम पीडिया, इन तीनों के अलावा करंट में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये किताब फॉर्म में होते हैं तो इनको पढ़ के आप चाहो तो कुछ डेटा को आप शॉर्ट नोट्स के तौर पर बना सकते हो, है ना। इसके अलावा अगला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां से क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे बढ़िया क्या है, जनसंपर्क मध्य प्रदेश। टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे जनसंपर्क मध्य प्रदेश, तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों को डाला जाता है जनसंपर्क अधिकारी द्वारा। और इसमें से हर चीज तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन कुछ योजना शुरू हुई हो, कोई बड़ा सरकार ने निर्णय लिया हो, या बिना रिफाइनरी जुड़ी हुई कोई बात हो, या कोई रेलवे स्टेशन वाली बात हो, या कोई मूर्ति का इनॉग्रेशन हुआ हो, तो जितना सटीक डेटा यहां मिलेगा वो मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा। एमपी गवर्नमेंट खुद उस डेटा को जब मान रही है तो आयोग भी मानेगा, मतलब एमपी गवर्नमेंट जब वो डेटा हमको दे रही है तो आयोग और कोर्ट दोनों उसी को फॉलो करेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जनसंपर्क मध्य प्रदेश एक बढ़िया, क्या बोल सकते हैं, सोर्स हो सकता है। और अगर समय मिले तो संसद टीवी जो है भारत सरकार की, अब इतना समय तो नहीं है कि आप न्यूज घंटों भर देखो, लेकिन आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां कम्युनिटी में कुछ टॉपिक डले होंगे, जैसे कि मान लो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आज पारित भी हो गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, तो उसमें जो 4-5 की पॉइंट होंगे आप वो देख सकते हो। या लिस्ट में जाते हो और आप देखते हो कि विश्व धरोहर स्थलों की बात हो रही है तो एक टॉपिक मिल जाएगा कि यार 42 हो गए, कौन कौन से हो गए, तो यहां से एक आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये कह सकते हो रोजगार निर्माण, रोजगार निर्माण तो पढ़ना ही है, और मेरे हिसाब से तो आप अभी पढ़ना शुरू कर दो। हर हफ्ते उसमें कम से कम 200-250 ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनको भी लगाओगे तो उनसे भी हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन सीधे मिल जाएं आपको। तो रोजगार निर्माण वीकली आता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जनसंपर्क एमपी को फॉलो करना है टेलीग्राम पर या ट्विटर पर, जहां भी आप हो, ट्विटर मतलब एक्स पर। और संसद टीवी में जो बड़े मुद्दों पर बातचीत चल रही है, उन मुद्दों के नाम पता करके आप इंटरनेट से भी डेटा निकाल सकते हो, क्योंकि सरकार जो बात कर रही है उसका संबंध आपकी परीक्षा से है, क्योंकि आप सेलेक्ट होकर सरकार का ही अंग बनने वाले हो। इसके अलावा न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूंगा कि आप कोई भारी भरकम न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर का मतलब होता है कि हो क्या रहा है चारों तरफ हमारे, उसके प्रति हम अवेयर हैं कि नहीं। फिर भले ही उसमें उतना फैक्चुअल डेटा ना आए, वो हम सर्च कर सकते हैं, किसी और साइट पर जाकर पता लगा सकते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन की खबरों के लिए हमें मध्य प्रदेश का ही एक प्रमाणिक न्यूज़ चैनल पढ़ना, न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसमें 3 ऑप्शन है, दैनिक भास्कर है, पत्रिका है और नई दुनिया है। मैं पत्रिका फॉलो करता हूं, मुझे वो ठीक लगता है। दैनिक भास्कर भी अच्छा है ना। मेंस के समय हम एडिटोरियल पे ज्यादा फोकस करते हैं, इंटरव्यू के समय हम पेपर की एक एक नस पे फोकस करते हैं, प्रीलिम्स के समय हम देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल वाले पेज पर कुछ नया क्या है। खेल वाले पृष्ठ पर नजर रखना, कुछ डेवलपमेंट होगा, उसे आप जोड़ते जाओगे, उससे आपको फायदा होगा। और दूसरी बात ये भी है कि न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा कभी कभी कंटेंट आ जाता है, 2017 में ऐसा हुआ था कि कुछ चीज़ें हमने न्यूज़पेपर से निकाली, पत्रिका से निकाली थी, इसलिए आज तक उसे फॉलो कर रहे हैं, वो पेपर में हमको मिल गई थी, है ना। तो प्रीलिम्स में एक एक नंबर की लड़ाई है। अब आप कहोगे बहुत सारा करंट और बहुत सारा सोर्स और कंटेंट आपने बता दिया, ये सब मैनेज कैसे होगा। तो देखिए अभी दिन भर हमको पढ़ना ही है, और चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम सारी चीज़ों को एक शेड्यूल बनाकर पढ़ें और इनके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाएं। मेहनत तो लगेगी, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे होंगे वो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल देंगे, वो आपको अभी आगे सभी स्टेजों पर काम आएंगे। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति इतना मैनेज कर लेता है वो आराम से परीक्षा पास कर लेता है, क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं वो लूसेंट पढ़ के पास हो गए, लेकिन एक्चुअल में वो पास हुए हैं इसकी क्या गारंटी है। मतलब पास तो हुए, लूसेंट ही पढ़ी हो, उन्होंने भी बहुत सारे सोर्स पढ़े होंगे। जो पास हो जाता है वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो घिस घिस के यहाँ तक पहुंचा है उसे पता है एक एक चीज का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे, इन सबको इकट्ठा करके अपने कंसाइज नोट्स बनाओगे, क्योंकि दिन भर आप याद नहीं कर सकते, लेकिन
एक बड़े समय तक आप क्या कर सकते हो, एक बड़े समय तक आप लिख सकते हो पढ़कर चीज़ों को। उससे आपको आपका दिमाग भी कूल रहेगा, थकावट नहीं होगी और आपकी सिटिंग लंबी होगी। तो मैं तो यही करता था कि पढ़ते समय हाथ पांव चलने चाहिए। अगर हाथ आपका चल रहा है, दिमाग आपका चल रहा है, आपका अप्रोच सही काम कर रही है, तो आप सही जा रहे हो। अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे आगे बेहतर इसके परिणाम भी मिलेंगे। तो ये तो हो गई सोर्स और कंटेंट वाली बात। अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस्ड एरिया। फोकस्ड एरिया का कितना रोल है, मैं आपको ये बता दूं कि अमूमन होता क्या है, हम सब कुछ पढ़ रहे होते हैं और अब तो सीधी बात है, एमपीपीएससी ने भी पूरे सिलेबस को 10 भागों में बांट दिया है। लेकिन मुझे लगता है कुछ क्षेत्रों पर हम अनावश्यक ज्यादा मेहनत करते हैं और कुछ को इग्नोर करते हैं। हमने उल्टा किया, जो क्षेत्र छोटे छोटे थे जहां ज्यादा लोग मेहनत नहीं करते, हमने वहां ज्यादा मेहनत की, इसलिए कभी कोई एग्जाम नहीं रुका। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि फोकस्ड एरिया का रोल है। हम विषय पर बहुत भागते हैं, जबकि जो छोटी छोटे सेगमेंट्स हैं वहां से क्वेश्चन पीएससी ज्यादा पूछता है। जैसे कि मैंने इसे अपने हिसाब से 2-3 भागों में बांटा है, आप देखिएगा। जैसे मैं फोकस्ड एरिया की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है 10 यूनिट में से हर यूनिट से 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन एक ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम अपने फोकस एरिया को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगा एमपी, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, लगभग 1/3 आप 30% मान लीजिए एमपी से आता है। एमपी मैच जिताने वाला सबसे बड़ा बल्लेबाज है, विराट कोहली है एमपीपीएससी के लिए, प्री के लिए। तो एमपी पे फोकस तो रखना ही रखना है। दूसरा मुझे लगता है कि जो फोकस्ड एरिया है उसमें आप कह सकते हो जैसे स्पोर्ट, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, करंट अफेयर हो गया, आईटी हो गया और विविध हो गया, मिसलेनियस हो गया। 50% क्वेश्चन यहां से आते हैं, आप मानो ना मानो, अलग अलग तरीके से। इसमें 7th और 9th और बाकी यूनिट सारी कवर हो गई। लेकिन फोकस एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सारे नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, सारे प्रोटोकॉल्स जो हुए हैं, सारे समिट्स जो हुए हैं, है ना, वो सारी चीजें पढ़नी है। करंट अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 50% और 30%, 80% कट ऑफ जाता है, वहीं से कवर हो जाता है। 20% में आपके आते हैं कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हाँ, इसमें एक और आ जाएगा कमीशन, कमीशन से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और इकोनॉमिक्स। इन चारों को अभी कभी भी आप ध्यान से देखना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनमें कभी हिस्ट्री ज्यादा आ जाता है, कभी ज्योग्राफी तो कभी पॉलिटी, लेकिन इन चारों को मिला के लगभग क्वेश्चन 20% ही आते हैं। 20% यहां से, 30% एमपी से और 50% हमारा यहां से कवर होता है। यहां जो फोकस करता है उससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन 90% लोग फोकस करते हैं इन 4 सब्जेक्ट पर, जहां से केवल 20% आ रहा है। फिर एमपी पर तो वो नंबर तो अच्छे लाते हैं, लेकिन कट ऑफ से कभी 1 तो कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर कम रह जाते हैं। मुद्दा ये है कि हम कट ऑफ के ऊपर हों। भले ही कट ऑफ अगर 70 है तो हमारे 71 हो, 90 है तो 91 हो, हमारा एग्जाम निकलना चाहिए। तो इस एरिया पर फोकस कीजिए, इसे भी लेके चलिए, इसे भी लेके चलिए, लेकिन इसे इग्नोर मत कीजिए। अपनी ऊर्जा का इसी प्रकार से यूज करिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आधा समय यहां दीजिए, 2 घंटे यहां दीजिए, 3 घंटे यहां दीजिए, और ये सब चीजें जब मिलकर करोगे तो आप आराम से अच्छे नंबर ला पाओगे, है ना। तो ये हमारा हो गया फोकस एरिया वाला क्षेत्र। फिर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस है आपको मैं ये बता दूं। रिवीजन का इंपॉर्टेंस कितना है और रिवीजन ना करें तो उसके नुकसान क्या क्या होते हैं। अब आप देखिए, आप इसमें तो मुझे बोर्ड पर बहुत लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ये मैं आपको अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं और स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं जिनको हम जानते हैं, उनके एक्सपीरियंस भी हैं, उनके आधार पर भी बताएं। तो प्रीलिम्स में पूरा रोल
रिवीजन का है, मेंस में भी है नो डाउट, और इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ती हैं अपने गृह जिले के बारे में, बायोडाटा के बारे में। लेकिन फिलहाल हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में आपको दिन प्रतिदिन हजारों फैक्ट पढ़ने होते हैं। आप आज से भी पर डे हजारों फैक्ट पढ़ोगे तो एग्जाम तक आप लाखों फैक्ट पढ़ चुके होगे, और आने 100 हैं। पेपर देख के आपको लगता है बताओ ये 100 क्वेश्चन आने थे, मैंने कितनी ग्रंथ पढ़ डाले, कितनी पोथियां पढ़ डाली, कितने मैंने साहित्य की किताबें पढ़ डाली, लेकिन क्वेश्चन 100 ही आएंगे, 100 से ज्यादा आ भी नहीं सकते हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हो आप ध्यान रखिएगा, सुबह जब आप सो के उठो, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो 5:30-6 बजे तो बहुत अच्छी बात है, आप वो आपका अपना शेड्यूल होगा। जब भी आप सो के उठो, जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिफ्रेश होता है, आराम करके निपटता है, तो 2-3 घंटे हमको सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन में हमारा शेड्यूल फिक्स हो कि आज हमें प्राचीन भारत पूरा रिवाइज करना है, हमें ज्योग्राफी का भारत वाला सेगमेंट रिवाइज करना है, हमें पॉलिटी में संसद वाला पोर्शन रिवाइज करना है, हमें 5 आयोग रिवाइज करने हैं। आज हमें करंट में स्पीड ही निपटानी है, क्योंकि निपटानी ही पड़ती है। जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आते जाएगा, सब्जेक्ट तो उतने ही रहेंगे, दिन कम हो जाएंगे, पर आप ये देखोगे अरे सब मिलाकर, छोटे बड़े मिलाकर 20 सब्जेक्ट हैं, दिन बचे हैं 10, यानी एक दिन में 2 सब्जेक्ट। तो यहीं से फिर प्रेशर और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। उसका इलाज यही है कि जो भी आप दिन भर में पढ़ रहे हो उसे अगले दिन रिवाइज करते जाओ। याद नहीं करना है, रिवाइज करना है। याद आप कितना रख पाओगे, लेकिन 4 ऑप्शन सामने होंगे तो आप क्या बोलते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो रिवीजन के इंपॉर्टेंस की बात मैं करूं तो इसके लिए आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए आपका। सोते समय भी आप क्या पढ़कर सो रहे हो और उठकर आपको क्या पढ़ना है, ये प्रॉपर आपके डेली रूटीन में, आपके दिनचर्या में, आपकी समय सारणी में होना चाहिए। ये मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर में बताया था टाइम मैनेजमेंट में, कि जो व्यक्ति नियोजित तरीके से प्लानिंग के साथ पढ़ाई करता है उसे उसके सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, और जो शेड्यूल फॉलो नहीं करते उनकी तुलना में। तो प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। दूसरा, रिवीजन उन टॉपिक्स का ज्यादा करना है, उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है जो आपके वीक है। जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बाद भी साइंस में टेक्नोलॉजी तो बहुत ठीक है, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी कमजोर है। तो जैसे मैं अपनी कहूं तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बार बार रिवाइज करूंगा, ताकि ये यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। हालांकि अब तो सीधे ये सिलेबस में नहीं है, यूनिट नंबर 7 में विज्ञान के सिद्धांत है, तो सिद्धांतों को बार बार रिवाइज करना है। किसी को लगता है कि नहीं मेरा ये तो बहुत अच्छा है, मेरा करंट अफेयर वीक्स है, तो वो करंट अफेयर पे फोकस करे। किसी को लगता है नहीं कि मैं करंट अफेयर में भी महारत हासिल कर चुका हूं और मैं डेली करंट अफेयर बनाता हूं, तो मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं, मुझे बहुत दिक्कत नहीं है, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी दिक्कत देती है, तो भाई आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। यानी ये मैं नहीं कह सकता कि आपका कौन सा पक्ष सबल है, कौन सा कमजोर है, ये तो आपसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। इसलिए संभव हो सके तो आपको क्या करना है, अपनी कमजोरियों को और अपनी ताकत को आपको ही जानना है। उस हिसाब से जो आपकी ताकत है उसे आप कम समय दोगे तो भी बेहतर है, और जो आपकी कमजोरी है उसे आप ज्यादा समय दोगे तो और भी बेहतर है। तो रिवीजन आपका आपके टॉपिक्स के अनुसार हो, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के आधार पर होना चाहिए। और रिवीजन में एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आप दे रहे हो जो गलत हो रहे हैं उनकी आप लिस्ट बना रहे हो, हफ्ते में एक बार सिर्फ इन पर नजर मार लो, क्योंकि पेपर तक आप पर 5000 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जो टेस्ट में आपने गलत किए होंगे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते गलत किए होंगे, या फिर आप जो ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो घटना चक्र से, लूसेंट से, गाइडर से, वहां से गलत हो रहे हैं। इनकी एक लिस्ट प्रॉपर आपके पास है, मेरे पास थी, हर विषय की मैंने कॉपी बना रखी थी, तो उसको आप बार बार देखोगे तो आप देखोगे कि आपने हजारों क्वेश्चन को कुछ घंटों में सॉल्व कर दिया, पढ़ लिया, और वहां से आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो रिवीजन का बहुत रोल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किन किन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज है जो मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, अपने लिए भी कभी मेरे काम आती थी, आज भी काम आती है। सबसे पहली मिस्टेक होती है अनावश्यक पढ़ना। तो हमको अनावश्यक नहीं पढ़ना, है ना। अब जैसे कि कोई चीज अब आती ही नहीं है, पेपर में सिलेबस चेंज हो गया है और आप पुराने माइंडसेट से पढ़ रहे हो, पुराने क्वेश्चंस को
इस तरीके से फॉलो कर रहे हो कि आप ये भी नहीं देख रहे हो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब ये नहीं होता कि जो है सब है। अरे अब SC/ST एक्ट, सिविल राइट एक्ट नहीं आते, वो क्वेश्चन आप क्यों लगा रहे हो? लेकिन कुछ को लगता है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं आगे निकल जाऊंगा। अरे भाई आप आगे निकल जाओगे, आप डूब जाओगे। जो चीज अब सिलेबस में नहीं है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो चीज सिलेबस में नहीं होती और आपने गलत कर दी तो मान के चलिए आपकी तैयारी सही है, आपकी गलत है तो 99% उन लोगों की भी गलत होगी जो ईमानदारी से पढ़ के आए, क्योंकि वो सिलेबस में थी नहीं। सिलेबस से बाहर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सिलेबस में लिखा है 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, आप पढ़ रहे हो 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, आप पढ़ रहे हो चार्टर एक्ट 93 का, 1813 का, 1833 का, आप पढ़ रहे हो परिषद अधिनियम। जरूरत क्या है? जब वो पूछना होता तो सीधा लिखता वो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसने सीधा लिखा है 1919 1935 का एक्ट। हाँ, 1947 का एक्ट पढ़ लो, वो संविधान सभा से जुड़ा हुआ है, आजादी जुड़ा हुआ है, उसके पहले के एक्ट नहीं पढ़ना है ना। तो अनावश्यक नहीं पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, इनको टेस्ट लगाने के बाद में इन पर भेल नहीं खाना है या इनको फेंक नहीं देना है, बल्कि तुरंत की तुरंत, बिल्कुल एट अ टाइम, चाहे कितने इंपॉर्टेंट काम हो, उसमें जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लो। फिर वो टेस्ट पेपर कोई काम नहीं है। जो आपके सही थे वो हमेशा सही होंगे, जो गलत थे वो एक जगह हैं, एक बार देख लोगे दोबारा गलत नहीं होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो PDFs घूमती हैं, सोशल मीडिया बहुत PDF घूमती है, आविष्कार की PDF घूमती है ना, वैज्ञानिक सिद्धांतों की PDF घूमती है, ऐसी 50 PDF 2-2 3-3 पेज की घूम रही है। अरे क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी वो चीज आपकी किताब में है कि वहां तक पहुंची है तो किताब उसके आगे और पीछे का बैकग्राउंड और उसके आगे के चीजें भी बताएगी आपको। लेकिन PDF में केवल एक लाइन होगी। वो वनडे एग्जाम के लिए ठीक होती है, जिनको मेन सेंस नहीं लिखना है, MPPSC के लिए वो ठीक नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो PDFs घूम रही हैं उनको आपको अवॉइड करना है। और एक और चीज, हर किसी से सलाह भी नहीं लेना है। सलाह सोच समझ के लेना है, उस व्यक्ति से लेना है जिसने वाकई में खुद अचीव किया हो और बड़ी तकलीफों से अचीव किया हो। वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा। सबसे सलाह लोगे, सब अपना अपना तरीका बताएंगे और आप अपनी मौलिकता खो दोगे। और व्यक्ति की अपनी मौलिकता नहीं है तो एग्जाम में उसे बहुत दिक्कत आती है, कभी कभी एग्जाम गड़बड़ भी हो जाते हैं। आप में से तमाम लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो वाकई में सोचना, आप किसी कारण से किसी एग्जाम में बाहर हुए, उसमें सिर्फ आपकी गलती थी या आपने अपनी मौलिकता में दूसरों को सुन सुन के इतने चेंज कर दिए कि वो उसकी गलती हो गई थी, है ना। तो आपको क्या नहीं करना है, अनावश्यक सलाह नहीं लेना है, अपने मन की सुननी है जिस पर आप भरोसा करते हो। मेरी भी आप उतनी सुनना जितने आपके काम आए। मैं आप पर कोई दबाव नहीं बना सकता, नैतिक दबाव नहीं बना सकता। मैं सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं, वो सही और गलत है या नहीं ये आप तय करोगे, है ना। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, मिस्टेक से बचना है। और लास्ट क्वेश्चन बचता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। चूंकि प्रीलिम्स में तैयारी के दौरान और तैयारी से पहले जब हम तैयारियों की शुरुआत कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये तो आती है कि तनाव बहुत होता है। और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, स्पेशली प्रीलिम्स की परीक्षा, तो तनाव और बढ़ जाता है। इस समय स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो हमने पढ़ लिख रखा है, इतनी मेहनत की है, वो सब बराबर हो जाती है ना। तो बहुत सामान्य तरीके से मैं बताऊं, यथार्थवादी विचार बताऊं कि हम क्या क्या करें ताकि एग्ज़ाम के समय इस बात की तकलीफ ना रहे कि हम कहीं परेशान तो नहीं हो रहे, हम कहीं डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार तो नहीं हो रहे। परीक्षा को परीक्षा की तरह लेना है, उसे जीने मरने का प्रश्न नहीं बनाना है। दिक्कत जब शुरू हो जाती है जब हम उसे जीने मरने का प्रश्न बना लें। अब जीवन बड़ा कीमती है, एक परीक्षा तो उससे केवल तय नहीं करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि 4, 5, 6 बिंदु ऐसे हो सकते हैं जिनको अगर हम फॉलो करें, स्पेशली जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाता है और स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेट हो पाते हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उसे बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं ना। जैसे कि अगर इसमें 4-5 बिंदु की हम बात करें तो एक बिंदु ये हो सकता है कि थोड़ा जो सोशल मीडिया है, जो हमें बहुत सारी जानकारियां देता है, या यूं कहें कि वाइज न्यूज, ऐसी न्यूज जो किसी एक तरफ झुकी होती है, इससे थोड़ा बचें। इससे क्या है, हम थोड़े परेशान हो जाते हैं,
है ना। परेशान का मतलब ये है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें अनावश्यक मनोवैज्ञानिक डर उत्पन्न कर देती हैं। तो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हमने बताए हैं, जो प्रीलिम्स के समय आपको पढ़ने हैं, चाहे वो जनसंपर्क विभागों मध्य प्रदेश शासन का या संसद टीवी, ये तो फॉलो कीजिए। इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक को कम से कम यूज करो तो थोड़ी सी आपको तकलीफें कम होगी। स्पेशली एग्जाम के 2-4-8 दिन पहले तो बिल्कुल ही इनको अवॉइड कर सकते हैं, है ना, इनको अवॉइड कर सकते हो आप लोग। दूसरा, आप ये कह सकते हो थोड़े से ईश्वरवादी बनिए। ये व्यक्तिगत तौर पर मुझे तो बहुत लाभ दिया है, आपको भी देता होगा। ईश्वर में हमें बहुत बिलीव करना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। जब हम परेशान होते हैं तो अपने मन की किससे कहें, है ना। घर वालों को क्या ही बताएं, वो क्या जानते हैं पीएससी के बारे में, दोस्तों को भी क्या बताएं, वो खुद ही परेशान है। तो ईश्वर से संवाद करिए और वो आपको मार्ग दिखाएंगे। समर्पित हो जाइए उसके प्रति, तो ज़्यादा बेहतर आप कर पाओगे। बहुत सेल्फ मोटिवेशन मिलता है जब हम देखते हैं कि कोई ना कोई हमें देख रहा है ना। जैसे हम लोगों के घर में, सबके घर में मूर्तियां होती हैं, लोग उन्हें मूर्ति देखते हैं, हम तो उनमें साक्षात ईश्वर को देखते हैं और ऐसा लगता है कि कोई तो है जो देख रहा है, जो सब ठीक कर देगा, है ना। तो एक बिंदु ये हो सकता है। तीसरा मैंने बता ही दिया है कि परीक्षा को जीने मरने से ना जोड़ें, है ना, कि ये नहीं हुआ तो अब क्या ही होगा, और हो जाएगा तो फिर हम आगे क्या करेंगे, इतना ऐसा परेशान ना हो इसको लेकर। बढ़िया सब चलने दीजिए, सब अच्छा होगा। और नहीं होगा, नहीं भी अगर किसी कारण से हुआ तो भी एक अच्छे इंसान बनकर आप निकलोगे, है ना। तो इसे जीने मरने से नहीं जोड़ना है। इसके अलावा एक बिंदु मैंने ये निकाला है कि वर्तमान में जिए। हाँ, ये बड़ी समस्या होती है जब हम स्ट्रेस में आते हैं परीक्षा के आसपास। तो दो चीजें होती हैं, या तो हम अपने पास्ट को याद करते हैं कि हम भाई बढ़िया थे, कहाँ आ गए, या हम ख्वाली पुलाव खाने लगते हैं कि अब हमारा हो जाएगा, हम ये करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में जिए। भूत और भविष्य दोनों ही आप कुछ नहीं कर सकते। भविष्य आपने देखा नहीं है और भूत में जो हो चुका है वो हो चुका है। वर्तमान में जियोगे तो स्ट्रेस लेवल कम होगा, है ना। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी बताऊंगा, एक थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकते हैं आप लोग। ओल्ड सॉन्ग 90s वाले, है ना, शाहरुख खान वाले, है ना, मोहम्मद रफ़ी वाले, और उसके अलावा आप कह सकते हो उदित नारायण वाले, कुमार शानू वाले। ऐसे गाने 2-4 अगर सुनते रहोगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस ये भी कम करते हैं। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है स्ट्रेस को मैनेज करने की वो ये है, हम परिणामों की अनावश्यक चिंता ना करें। आपने खूब मेहनत की होगी तो परिणाम अच्छा ही होगा, मेहनत नहीं की होगी तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाह रहे होंगे। और अगर आप सिर्फ कर्म करोगे, अपनी मेहनत पर, अपने लक पर, अपने भाग्य पर, अपने ईश्वर भरोसा करोगे तो बेहतर तरीके से आप पढ़ भी पाओगे, रिवीजन भी कर पाओगे, टेस्ट भी लगा पाओगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाओगे, खुश भी रह पाओगे और परीक्षा को पास भी कर लोगे। परिणामों की चिंता अनावश्यक हमारा समय बर्बाद तो करती है, दूसरा हमें बहुत ज़्यादा टेंस कर देती है, टेंशन में ला देती है, इससे स्ट्रेस हमारा और बढ़ जाता है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करो, जो हमने पूरी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है उसमें एक बिंदु उसमें हमेशा ये जोड़ता हूँ, क्योंकि सब कुछ तो कर लेते हैं, नोट्स इकट्ठे कर लिए, किताबें ढेर लगा ली, पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मन को कैसे समझाएं। तो मन को समझाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सेल्फ बिलीव, खुद पर विश्वास रखो, और सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करो। कोई व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, आपको जो चार्ज करेगा, मोटिवेट करेगा, वो कुछ घंटे कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन आजीवन रहता है, डेली आपको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। ये 2 सूत्र आप बनाइए, इन बिंदुओं पर काम कीजिए, तनाव नहीं होगा, है ना। बाकी आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपकी स्ट्रेटजी, आपका लक, जब मेहनत करोगे, सही स्ट्रेटजी से काम करोगे तो लक भी आपका साथ देगा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। मेरे हिसाब से इन चीजों पर आप अगर काम करो तो स्ट्रेस नहीं होगा, बाकी बेहतर कर लोगे। अब 1-2 प्रश्न थे आप लोगों के, उनकी बात कर लें। एक प्रश्न तो ये था कि क्या बोलते हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट करके भी पूछा था, लाइव क्लास में भी पूछा था कि हम लोग मेहनत तो खूब कर रहे हैं और
अच्छे नंबर भी ला रहे हैं, लेकिन कट ऑफ चूंकि इतना ऊपर जा रहा है कि हम 1 या 2 नंबर से बाहर रह जाते हैं। अब सही बात भी है, 80 कट ऑफ जाए और आपके 78 79 नंबर आए हो तो दुख ज्यादा होता है। हाँ, 60 आए हो तो ठीक है, अब वो तो दूर दूर तक कोई था ही नहीं। 1 या 2 नंबर आपको कई सारी रातों तक पसंद करता है कि हम वो गलती नहीं करते, हम वैसा कर देते, हम वो पढ़ लेते। ऐसा सबके साथ होता है, सबके साथ लगभग एक आध अपवाद हो तो हो, सबके साथ ऐसा होता है जब इस प्रकार से वो परीक्षाओं से बाहर होते हैं। मैं खुद 2 बार इंटरव्यू से बाहर हुआ सिलेक्शन से पहले, तो मुझे लगता था कि काश मैं वो टॉपिक पढ़ जाता, मैं इस तरीके से आंसर दे लेता तो इंटरव्यू में नंबर और इंक्रीज हो जाते और शायद मैं बहुत पहले ही प्रशासनिक सेवाओं का अंग बन जाता। लेकिन ठीक है, जब जिसका समय आता है वो अपने हिसाब से कर ही लेता है। तो 1 या 2 नंबर से प्रीलिम्स रुक रहा है या आप खूब मेहनत कर रहे हो, कट ऑफ के आसपास पहुंचकर बाहर हो जा रहे हो, तो सबसे पहली बात तो आप खुद का मूल्यांकन करो, गलती हो कहाँ रही है। अब एक तो ये हो सकता है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत भी कर रहे हो फिर भी गलती हो रही है, तो गलती आपकी रणनीति में है। या तो आप प्रॉपर टेस्ट नहीं लगा रहे हो, या टेस्ट और एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ साथ आप उनका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। क्योंकि टेस्ट और एमसीक्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उनको लिख लेते हैं ताकि हमें मालूम रहे कि यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आए। किसी टेस्ट में आपको 10 ऐसे टॉपिक मिल गए जो आप पढ़ ही नहीं पाए थे किसी कारण से, तो आपको मालूम चला कि यार यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आप उन टॉपिक्स को तैयार करो। और मैं ये सलाह दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, प्रीलिम्स के लिए एक ऐसी कॉपी बनाइए बढ़िया सी जिसमें वो सब चीजें जो जो आपने गलती की हो, चाहे आप डेली कोई गलती करते हो आखिरी पेज पे लिखते जाओ, जितने भी आप एमसीक्यूज लगाते हो, टेस्ट लगाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो, कोई नया टॉपिक मिलता है पीछे लिख लो। तुरंत समय नहीं है तो वो टॉपिक बाद में तैयार हो जाएगा, लेकिन कम से कम हम पर एक उसकी एक जानकारी तो रहे ये टॉपिक पढ़ने रह गया है। और जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो उन्हें एक लिस्ट में लिखिए, भले ही ऐसी लिस्ट की ऐसे कई पेज भर जाएं, कई हजार क्वेश्चन हो जाएं, वो भी तो क्वेश्चन ही हैं जो आपने गलत किए हैं। जो सही किए हैं वो तो सही रहेंगे, लेकिन जो गलत किए हैं अगर वो एक जगह हैं, हम हमेशा पूरे टेस्ट और एमसीक्यूज एक जगह नहीं ला सकते, कितना याद रखें, लेकिन वो क्वेश्चन तुरंत तुरंत हम एक जगह लिखते जा रहे हैं और उनके नंबर्स काफी सारे हो गए हैं। तो विश्वास कीजिएगा, आप लास्ट डे भी एक दिन पहले भी उनको देखोगे तो आपको कम से कम 5-6 हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपने गलत किए थे, और एक एक नजर भी आप मार के जाओगे तो आपको पहचान नहीं तो 4 ऑप्शन सामने होंगे। जो क्वेश्चन हमने गलत किया है और उसको हमने लिख लिया है और उसको एक बार भी देखा है, उन चारों में से वो हमें चमकता हुआ सितारे की तरह दिखाई देगा। और इस तरह अगर आपने 7-8-10 क्वेश्चन बढ़ा लिए अपने टॉपिक से, गलत क्वेश्चन से, तो लगभग आप कट ऑफ के आसपास तो पहुंच ही रहे हो, आप कट ऑफ से बहुत ऊपर निकल जाओगे और खुले मन से शांतिवादी तरीके से आप अपनी मुख्य परीक्षा में लग जाओगे। क्योंकि आखिर प्रीलिम्स निकल के कोई इनाम नहीं मिलने वाली। कई लोग कई बार प्रीलिम्स निकाल चुके हैं। हमारा अंतिम उद्देश्य सिलेक्शन लेना है, तो मेंस तुरंत लग जाओ। लोग क्या करते हैं, प्री के रिजल्ट का वेट करते हैं, फिर बहुत टाइम हो जाता है, मेंस की डेट आ जाती है, फिर लगता है हमारा मेंस का सिलेबस नहीं हुआ, हमारा टेस्ट सीरीज पूरी, मतलब हम टेस्ट नहीं लिख पाए, हमने आंसर राइटिंग नहीं कर पाई, हमने कुछ करंट के आंकड़े नहीं निकाल पाए, हमने प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, और तमाम प्रकार की चीजें ऐसा होती है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, आप स्वैच्छिक है आप इन्हें कितना स्वीकार करते हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो बुक लिस्ट हो, चाहे वो करेंट के संदर्भ में न्यूज़पेपर का हो या रोजगार निर्माण की बात हो, या फिर जो जो बातें मैंने बताई हैं, ये सिर्फ आपके लिए स्वैच्छिक है, आपके लिए सलाह के तौर पर है, बाध्यकारी नहीं है। आप इनमें से जो जो चीजें आपके लिए अच्छी लगे उनको अपने तैयारी से जोड़िए और अपनी मौलिकता, जो आपका स्वभाव है, उसके अनुसार उनको ढाल लीजिए। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा कर पाओगे और प्रीलिम्स परीक्षा को आसानी से आप क्वालिफाइड कर लोगे और मेंस में भी ये सब चीजें आपके काम आएंगी, है ना। तो ये हमारा जो स्ट्रेटजी सेकंड वीडियो थी, यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। पहली वीडियो में आपने बड़ा प्रेम दिया और आपकी डिमांड भी थी इस वीडियो की, तो हमने ये आप कंप्लीट कर दी। इसमें भी आपके कोई सुझाव हो, सजेशन हो, कोई आपको ऐसी बात लगती है जो हमसे शेयर करनी चाहिए, बिल्कुल बताइएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि अगर उस पर भी हम कोई वीडियो बना पाएंगे, कोई कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं पहले से ही, बेस्ट ऑफ लक भी कहता हूं कि इस परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबर लाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल शिवरे आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।